अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम और प्रोग्राम आज के अखबार में जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं आज के अखबार की जानिब के कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आज के अखबार की जीनत बनी हैं। सबसे पहले जो शह सुर्खियों की जीनत बनी है वो है ख़बर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम का नोटिस, और इस नोटिस के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की भी हिदायत जारी कर दी है। ये एक इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिसके अंदर मुख्तलिफ पार्टी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की है और इसी तरीके से सिंध के जो रहनुमा हैं जो वहाँ पर क़याम पज़ीर हैं वो भी इस इजलास के अंदर शरीक थे। और साथ ही साथ जो है वो इस इजलास के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिम चल रही है, जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इन चीज़ों को जो है वो मिक्स करके इदारों को जो है वो तज़लील का निशाना बनाया जा रहा है। उस हवाले से इमरान ख़ान ने कहा है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही इस इजलास के अंदर इमरान ख़ान ने यह भी कहा है कि IMF कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मजबूत नमू पर गामज़न हो चुका है। और मज़ीद तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी बात की है जिनके ऊपर हमारी तालीम के ऊपर भी बात की गई है और इसी तरीके से जो रिज़र्व्स हैं, रिकॉर्डिक रिज़र्व्स, उनके ऊपर भी बात की गई है और साथ ही साथ हेल्थ के हवाले से भी इसमें बात की गई है। जनाब सबसे पहले अगर हम हेल्थ के हवाले से बात करें तो इमरान ख़ान ने पिम्स हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एक इफ्तिताही तकरीब की है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हेल्थ के ऊपर जितना इस गवर्नमेंट ने यानी इमरान ख़ान साहब की गवर्नमेंट ने जितना काम किया है, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर जो है वो हेल्थ कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है सवाए सिंध के, यानी सिंध के अंदर क्योंकि PP की जो है वो हुक्मरानी चलती है, इस वजह से सवाए सिंध के पाकिस्तान के बाकी तमाम सूबों के अंदर जो हेल्थ कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए से जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तान का जो गरीब तबका है, उसको यकीनी तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि 10 लाख तक का जो इलाज है वो पाकिस्तानी लोग जो है वो उस हेल्थ कार्ड के बिना के ऊपर करवाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब मैंने पिम्स हॉस्पिटल का दौरा किया सबसे पहले अपनी हुकूमत में आने के बाद, तो मैंने महसूस किया कि यहाँ के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, यानी बुरे हालात हैं पिम्स हॉस्पिटल के और एमरजेंसी के ख़ास तौर पर। उन्होंने कहा कि एमरजेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। तो उसी टाइम मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि यहाँ पर हमें बेहतरी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और फिर हमने कोशिश की और फिर उन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कद्र को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा मदद की है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की आबादी जिस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए पिम्स हॉस्पिटल के अलावा जो जिन्ना हॉस्पिटल है उसका डिज़ाइन भी जो है वो हमने अमेरिका से तैयार करवाया है। और साथ ही इमरान ख़ान ने कहा कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है कि मुझे एक सीनियर डॉक्टर ने बताया है कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में पहली बार किसी मजदूर शख्स की जो है वो दिल की सर्जरी हुई है। इमरान ख़ान साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या बताना चाहते हैं कि अब हमारी दौरे हुकूमत में जो है वो गरीब के ऊपर जो है वो ख़ास किस्म की एक तवज्जो दी जा रही है और उसकी हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल के हमें सीनियर डॉक्टर्स ने बताया है कि अभी जो इस वक्त एक सबसे पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक गरीब शख्स का जो है वो दिल की सर्जरी हुई है। इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि इस बात का सुन के मुझे बेहद खुशी हुई है कि गरीब शख्स का जो है वो हेल्थ के हवाले से अब ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के हवाले से कहा है कि किसी ने कभी सोचा तक नहीं था कि 70 सालों के बाद एक ऐसी हुकूमत आएगी जो यकसा तालीमी निज़ाम की बात करेगी। उनके मुताबिक इमरान ख़ान साहब ये कहते हैं कि तालीमी निज़ाम ने, हमारे जो मुल्क का तालीमी निज़ाम था उसने हमारे लोगों के अंदर तबक़ात जो है वो डेवलप कर दिए थे, यानी कि 3 तरह के तबके थे। कोई जो है वो मजहबी तालीम की तरफ था, कोई जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की वजह से हो गए वो इंग्लिश लिटरेचर की तरफ बढ़ रहे थे, और कोई हमारे गवर्नमेंट स्कूल थे जिनके अंदर देखा जाए तो वो मुख्तलिफ यानी तालीमी निज़ाम थे। मगर इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि हमारी ये पहली गवर्नमेंट है जिसने यकसा तालीमी निज़ाम की बात की है और इस तालीमी ज़बान के अंदर जिस तरीके से पहले अब इंग्लिश, उर्दू और मजहबी तालीम तमाम चीज़ों के ऊपर और टेक्निकल हर चीज़ के अंदर जो है वो पूरे तरीके से एक तवज्जो दी जाएगी। और ये जो तालीम है, यकसा तालीमी निज़ाम हमारे मुल्क के अंदर से जो तबकाती निज़ाम है इसे जड़ से उखाड़ फेंकेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का
का आगाज़ भी किया गया है, जिससे हमारे बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में भी पता लगेगा और कुरान पाक की तालीमात का मकसद भी मालूम होगा। ये जनाब तालीमी निज़ाम है जो यकसा तालीमी निज़ाम है जिसकी इमरान खान साहब बात करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से भी बात की है और पाकिस्तानी कौम को एक ट्वीट के ज़रिए से एक बहुत बड़ी खुशखबरी से जो है वो इमरान खान साहब ने नवाजा है और कहा है कि सुबह बलूचिस्तान हुकूमत और बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के दरमियान ज़िला चागी में होने वाले तांबे और सोने के जो रिजर्व हैं उनके ऊपर एक मायदा हुआ है और इस मायदे की बिना के ऊपर जो है वो 11 अरब डॉलर का जो जुर्माना है उसकी भी तलाफ़ी होगी और साथ ही साथ 10 अरब डॉलर जो है वो मज़ीद सरमायाकारी की जा रही है। ये कनेडियन कंपनी है उसकी जानिब से, बैरिक गोल्ड की जानिब से। जनाब यहाँ पर आपको एक बात बहुत बताना ज़रूरी है कि 1978 में ये एक बलूचिस्तान का एक एरिया है, एक गाँव है जिसको रेकोडिक कहा जाता है। वहाँ पर सबसे पहले निशानदेही हुई थी कि यहाँ पर दुनिया के सोने और तांबे के बड़े रिज़र्व जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्हें बाद में तहकीकात के बाद पता चला कि सोने की 5वें बड़े रिजर्व जो हैं वो इसे करार दे दिया गया है और इसी तरीके से तांबा भी जो है वो दुनिया की बड़े रिजर्व्स के अंदर शामिल है। मगर अफसोस के साथ 1978 से लेकर अब तक इस रिजर्व के ऊपर काम नहीं हो सका। अगर पहले हो जाता तो यकीनी तौर पर बहुत से मसाइल अब तक हमारे मुल्क के हल हो चुके होते, मगर फिर भी कुछ वजूहात की वजह से इसके ऊपर काम नहीं हो सका। और मगर 2019 में इमरान खान के दौरे हुकूमत में दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज के साथ एक बार फिर से जो है वो राब्ते किए गए हैं और अब जो है वो बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के साथ दोबारा से माहिदा हुआ है और उस माहिदे के मुताबिक इसके ऊपर दोबारा से काम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो शुरू किया जाएगा। और इसके अंदर ये बताया गया है कि जो मुनाफा है वो 50% पाकिस्तान को मिलेगा और 50% उस कंपनी को मिलेगा जो कंपनी यहाँ से इसको रिजर्व को निकालेगी और उसको ज़ेरे इस्तेमाल लेके आएगी, इसको निकालेगी और दोबारा से इसको इस्तेमाल के काबिल बनाएगी। वो 50% वो कंपनी रखेगी उसका हिस्सा और 50% जो है वो पाकिस्तान रखेगा और जिसमें से 25% जो है वो बलूचिस्तान को दिया जाएगा। इससे पहले जब इसके ऊपर हम रिकॉर्डिंग के ऊपर काम करना चाह रही थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो उस टाइम बलूचिस्तान ने कहा था कि हम 25% से जो है वो ज़्यादा हिस्सा रखना चाहते हैं। और इसी तरीके से अगर उन्होंने कहा कि जो रिफाइनरी जो है वो उसकी बलूचिस्तान के अंदर होगी, मगर बलूचिस्तान के आबो हवा या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था गवर्नमेंट के लिए कि रिफाइनरी सिस्टम जो है वो वहाँ पर लगे और 25% जो है वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को दिया जा रहा था। मगर अब जो है वो इन दोनों चीज़ों के ऊपर मायदा तय आ गया है कि रिफाइनरी भी उधर नहीं लगेगी और बलूचिस्तान हुकूमत ने इस बात को भी तस्लीम किया है कि आप हमें 25% ही दें। 2012 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर 7 अरब डॉलर जो है वो लगा चुका है और उसके बाद जो है 10 साल की इतनी मेहनत के बाद अभी हमें इजाज़त मिल गई है कि पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर काम करे और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा या पाकिस्तान की मईशत को कंट्रोल करने के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ये रिज़र्व जो है वो सहारा बनेंगे। ये तो जनाब कुछ ख़बरें थी जो अच्छी खबरें थी पाकिस्तान की जानिब से कि हेल्थ के ऊपर भी काम हुआ है और इसी तरीके से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि यकसा तालीमी निज़ाम के ऊपर भी बात की है। और सबसे बड़ी खबर जो है वो रिज़र्व्स के हवाले से, जो बलूचिस्तान में रिज़र्व्स हैं उनके हवाले से बात की गई है। अब चलते हैं जनाब अदम एतमाद की जानिब और जो सियासी गठजोड़ चल रहा है मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान, उनके हवाले से भी बात करते हैं। अपोजिशन क्या कहती है, हुकूमत क्या कहती है, उस हवाले से भी कुछ चंद खबरें जो है वो हम शामिल करते हैं जो हमारी अखबार की जीनत बनी हुई हैं। मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं इमरान खान गेम हार चुके हैं, नवाज शरीफ ने आपको घर में घुस कर मारा। ये जनाब सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डायलॉग है घर में घुस कर मारने वाला, ये एक इंडियन मूवी से जो है वो यानी बॉलीवुड मूवी से लिया गया है। और आगे ही आगे इसको मज़ीद जो है वो तफसीलात की तरफ अगर जाएँ तो पूरी पार्टी इमरान खान के हाथों से रेत की तरह निकल गई है जनाब, ये मरियम नवाज साहिब का कहना है। और वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब को जो छोड़ कर चले गए हैं, इमरान खान साहब उन्हें लोटा करार दे रहे हैं और फिर कभी कहते हैं कि जनाब वापस आ जाएं, यानी उन्हीं लोटों को वापस बुलाने की बात भी करते हैं। और इसी तरीके से अपनी बात को जारी रखते हुए मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जो इमरान खान साहब को जो लोग छोड़कर चले गए हैं, उनकी पार्टी की तरफ से जो आला ओहदों पर लोग फायज हैं, वो कभी उनको लोटा कह रहे हैं, कभी चोर कह रहे हैं, कभी ज़मीर फरोश कह रहे हैं। तो यकीनी तौर पे ये ऐसी बातें हैं जो शायद गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं उनको नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी को लोटा करार दे चुके हैं, बेज़मीर करार दे चुके हैं, तो आप किस मुंह से उनको वापस बुला रहे हैं? यकीनी तौर पे वो अवामी नुमाइंदे हैं, MNAs हैं, वो वापस नहीं आएंगे। उनकी भी अपनी कोई ज़ाती साख है, उनका भी कुछ जो लोग जो है उनको
मुआशरे में जो है वो जानते हैं, लोगों ने वोट कास्ट किया है, लोगों ने उनको, अगर आप उनको लोटा और बेज़मीर कह देंगे और उनको आप कह देंगे कि जनाब आपका सियासी फ्यूचर कोई नहीं है, आपके साथ ये हो जाएगा, तो यकीनी तौर पे जो है वो उन लोगों की एक साख को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ये हिकमत अमली जो मेरी नज़र में गवर्नमेंट की जो थी वो बेहतर नहीं थी। हाँ, वो यकीनी तौर पे उनके साथ जो है वो राब्ते कर सकते थे, मगर इस तरीके से मीडिया पे आके उनको गालियाँ देना और सब कुछ करना, और फिर इमरान खान साहब का कहना कि जनाब ये लोग बेज़मीर हैं और ये लोटे हैं, और जनाब ये वाली बातें करने के बाद फिर कहना कि जनाब पार्टी का जो लीडर होता है वो बाप की तरह होता है और मैं आपकी गलतियों को माफ़ कर दूंगा, वापस आ जाएं। यानी कहने का मकसद ये है कि आपको इन लोगों की एक तरफ ज़रूरत भी है और दूसरी तरफ आपको अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आपको शायद कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, और आप बुखलाहट का शिकार हैं, और बुखलाहट का शिकार होने की वजह से कभी आप उनको गालियाँ दे रहे हैं और कभी आप कहते हैं कि जनाब आप वापस आ जाएँ। तो ये जनाब हालात हैं हमारी गवर्नमेंट के फ़िल वक्त। और साथ ही साथ मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि हुकूमत अगर 10 लोग भी पूरे कर ले, यानी जो अरकान जो हैं वो अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन के अंदर जिनने शमूलियत इख्तियार कर ली है, ये हुकूमत तो उन 10 लोगों को ला नहीं सकती, और ये बात कर रही है कि हम 10 लाख लोग लाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि 23 साल पहले जो इमरान खान साहब ने जो सियासत जो शुरू की थी, और जनाब जो उन्होंने कहा है कि मैंने एक सियासत की बुनियाद रखी थी 23 साल पहले, वो तमाम जो है वो एक चुटकी में ढेर हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के एक लफ्ज़ न्यूट्रल की वजह से। जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि इंसान को न्यूट्रल होना चाहिए, जानवर जो है वो न्यूट्रल नहीं होता, तो आपके न्यूट्रल लफ्ज़ की वजह से लोग आपको छोड़कर चले गए, क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते थे कि अगर हम न्यूट्रल हैं तो फिर तो हम तहरीक इंसाफ का साथ दे सकते हैं, मगर अगर हमने हक और बातिल की बात करनी है तो फिर उनकी नज़र में, यानी मरीम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं कि फिर उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने अपोजिशन का साथ दे दिया, और अब इमरान खान साहब की जो है वो पार्टी वो बिल्कुल ढेर हो चुकी है। और इसी चीज़ के बारे में मरीम नवाज़ कहती हैं कि एक लफ्ज़ न्यूट्रल जो है उसी ने इमरान खान साहब की पार्टी को बिल्कुल रेत की तरह जो है वो ढेर कर दिया है, और इदारे जो हैं वो भी अगर न्यूट्रल ना रहें तो वो भी अगर हक का साथ दें तो उस हवाले से भी फिर वो आपका साथ नहीं देंगे। साथ ही साथ मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी आपकी गिनती पूरी नहीं थी, और इसी तरीके से कश्मीर इलेक्शन के अंदर भी आपकी गिनती पूरी नहीं थी, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर भी आपकी गिनती पूरी नहीं थी, आपकी गिनती शायद कोई और पूरी करता रहा है, और अब भी आप चाहते हैं कि आपकी गिनती कोई और ही पूरी करे। तो अगर कोई पूरी करेगा तो वो यकीनी तौर पे हक और बातिल का साथ देने वालों में से नहीं होगा, वो न्यूट्रल ही होगा, और न्यूट्रल तो आपके नज़दीक जो है वो जानवर होते हैं। मगर साथ ही साथ मरीम नवाज़ साहिबा ने जो दूसरी तशरीह है न्यूट्रल की वो की है, और उन्होंने कहा है कि जो न्यूट्रल होता है वो आइन और कानून की पासदारी करता है। अगर कोई आइन और कानून की पासदारी करता है तो इससे आपको क्या मसला है। जी जनाब, अगली खबर शामिल करते चलते हैं, देखते हैं कि खबर जो है वो कौन सी है हमारी अखबार के अंदर। अगली खबर जनाब, अगली खबर जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब के हवाले से लगी है। उन्होंने कहा है कि अदम एतमाद और वोटिंग के रोज़ डी चौक पर हजूम नहीं होगा। जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि आपको जो लोग दूसरी पार्टी के अंदर यानी अपोजिशन के अंदर जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो शामिल हो चुके हैं, तो उनको एक अवाम के हजूम के अंदर से गुजर के जो है वो वोट कास्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। यानी कि अवाम उनको बेज़मीर भी कहेगी, उनको लोटा भी कहेगी, उनको जनाब वो लान तान भी करेगी। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा कि वोट जब आप कास्ट करने जाएंगे तो आवाम के समुंदर के अंदर से आपको गुजर के जाना पड़ेगा। मगर अटॉर्नी जनरल ने इस चीज़ को रद्द करते हुए कहा है कि अदम एतमाद और वोटिंग के रोज़ डी चौक पर किसी किस्म का या इस तरफ कोई भी हजूम नहीं होगा। आइन की कोई शिक किसी मुनखरिफ रुकन को वोट डालने से नहीं रोकती। ये जनाब कहना था खालिद जावेद साहब का, और अरकान असम्बली को वोटिंग के लिए किसी हजूम से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये जनाब अदालत ने यकीन दहानी करवाई है। और साथ ही साथ ये भी आपको पता चले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जत्थे लाकर किसी रुकन असम्बली को रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, और साथ ही साथ कहा है कि बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए, और चाहते हैं कि किसी का हक मुतासिर ना हो, और अवाम की जमहूरियत के लिए सियासी क़यादत के दरमियान सालस का किरदार अदा करना चाहते हैं। कोशिश करें डी चौक पर जलसा ना हो, अगट्ठे बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें। ये जनाब कहना था जस्टिस उमर अता बंदियाल का। और साथ ही साथ जनाब जो बड़ी दो इत्तेहादी पार्टियां हैं MQM और काफ लीग के हवाले से ये भी कहा गया है कि वो 26 मार्च से पहले इस बात का फैसला कर लेंगी कि उन्होंने तहरीक इंसाफ में रहना है या अपोजिशन का जो है वो उन्होंने साथ देना है MQM। और ख़ास तौर पर जो है ये बात बताई जा रही है MQM के और काफ लीग के हवाले से। अब जनाब शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का बयान सामने आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि
OIC कॉन्फ्रेंस के लिए लॉन्ग मार्च जो है हमने मौखर कर दिया है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब जनाब ये भी कह रहे हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से जो स्पीकर हैं असद कैसर साहब उन्होंने डिले क्यों किया है, 14 दिन से बाद आगे क्यों चली गई है, और 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो कानूनी तौर पर स्पीकर इस बात के मजाज थे कि वो 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो इजलास बुलाते तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, मगर उन्होंने टाइम ज़्यादा ले लिया है। मगर दूसरी तरफ हम देखें तो यकीनी तौर पर हमारे सामने OIC का मामला जो है, यकीनी तौर पर OIC का मामला जो था वो ज़्यादा अहम था। OIC जिस तरह पूरी दुनिया से जो है वो मुस्लिम ममालिक के जो वज़रा हैं वो आए हैं और उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के एक होने के हवाले से बात की है, तो यकीनी तौर पे ये एक बड़ी खबर थी या बड़ी बात थी जिसको पूरी दुनिया की जिसके ऊपर नज़रें भी थी कि यकीनी तौर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इजलास रहा है। इजलास कम से कम होने की हद तक तो कामयाब हुआ है। इसके अंदर जो बातें डिस्कस हुई हैं क्या उनके ऊपर अमल पैरा ये लोग होंगे या नहीं होंगे, अगर हो जाते हैं फिर तो हम इसे कामयाब इजलास कह सकते हैं, वरना हम इसे कामयाब इजलास नहीं कह सकते। मगर होने की हद तक यानी जो मैनेजमेंट थी पाकिस्तान की उस हद तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब इजलास रहा है। अभी तक तो सियासी मंजरनामे से अगर देखा जाए तो वो ये कुछ बड़ी खबरें थी और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बाजोड़ में फायरिंग का तबादला हुआ है। 4 दहशतगर्द जो है वो हलाक हो गए हैं और 2 फौजी जवान जो है वो भी शहीद हुए हैं और 3 आम शहरी जो है मासूम शहरी वो भी दहशतगर्दों की गोली का निशाना बने हैं। और फायरिंग से नौशहरा का 44 साला सूबेदार इश्तियाक जो है वो वतन पर कुर्बान हो गया और साथ ही साथ 21 साला सिपाही कामरान भी वतन अजीज़ पर कुर्बान, और 3 शहरियों ने भी साथ ही साथ जाम शहादत जो है वो नोश किया है। नाज़रीन, इस दुख भरी खबर के साथ ही प्रोग्राम आज के अखबार से आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह कल इसी वक्त इसी प्रोग्राम के अंदर आपसे फिर से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।